गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो भी फ्रेंड्स इस लेक्चर को जिस समय पे भी देख रहे हैं उनको मेरी वो विशेस। फ्रेंड्स, हम लोग ने अभी लेक्चर नंबर 1 खत्म कर दिया है। चैप्टर नंबर 2 यानी नेशनल इनकम का हमने लेक्चर नंबर 1 खत्म कर दिया है। अब हम लोग लेक्चर नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करने से पहले एक बार जो हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी। सबसे पहला हमने पढ़ा था नेशनल इनकम की डेफिनेशन। तो नेशनल इनकम की डेफिनेशन क्या थी कि भाई इट रिफर्स टू सम टोटल ऑफ इनकम अर्नड बाय द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, यानी एक कंट्री के जो रेसिडेंट्स हैं उनकी इनकम का टोटल करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नेशनल इनकम मिल जाएगा। उसमें हम लोग ने कुछ टर्म्स पढ़े थे। तो सबसे पहला था इनकम, और इनकम में हमने देखा था कि एवरी रिसीट इज नॉट ए इनकम, यानी रिसीट बाय बेगर और रिसीट बाय एनजीओ और रिसीट बाय शॉपकीपर आर डिफरेंट। ठीक है, अब देखो हम लोग ने यहाँ पे क्या देखा था, फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। तो एक में क्या होता है, फैक्टर इनकम में क्या होता है, फैक्टर इनकम में होता है कि भाई आपके इनकम के अगेंस्ट कोई गुड्स एंड सर्विसेज जाएंगे, और ट्रांसफर इनकम में कोई गुड्स एंड सर्विसेज नहीं जाते हैं। अच्छा बताओ, किसमें हम लोग बायलैटरल फ्लो लेते हैं, बायलैटरल फ्लो किसमें, फैक्टर में। बायलैटरल फ्लो में वन वे क्या आता है हमारे पास, इनकम आती है और अनदर वे गुड्स एंड सर्विसेज जाते हैं। यूनिलैटरल फ्लो किस में होता है, तो वो किस में होता है, ट्रांसफर इनकम में। सिर्फ मनी आती है, कोई गुड्स एंड सर्विसेज बदले में नहीं जाता है। कौन सा, रिसीट का कॉन्सेप्ट है, यानी सिर्फ मिल जाए अपना हो गया, कहना इसे ट्रांसफर इनकम रिसीट का कॉन्सेप्ट है। अच्छा बताओ कौन सा अर्निंग का कॉन्सेप्ट है, किसको मिल जाए उतना काफी नहीं है, कमाना भी पड़ता है, किसको, फैक्टर इनकम को। अच्छा कौन सा नेशनल इनकम में आएगा, फैक्टर इनकम विल बी इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम। अच्छा कौन सा फैक्टर नेशनल इनकम में नहीं आएगा, तो ट्रांसफर इनकम विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ नेशनल इनकम। अच्छा कुछ एग्जांपल दोगे मुझे फैक्टर इनकम के, तो फैक्टर इनकम में कहने से वेजेस हो गया, प्रॉफिट हो गया, डिविडेंड हो गया, सैलरी हो गया, इंटरेस्ट हो गया, रॉयल्टी हो गया, रिटायरमेंट पेंशन हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये सब एग्जाम्पल हमारे किसके, फैक्टर इनकम के। अच्छा उसके बाद कुछ मुझे आप ट्रांसफर इनकम के एग्जांपल दोगे, तो कहने से स्कॉलरशिप हो गया, ग्रांट हो गया, डोनेशन हो गया, ये सब किसके एग्जांपल हैं, ये सब एग्जांपल हैं ट्रांसफर इनकम के। अच्छा उसके बाद हम लोग ने बात किया था मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो इसमें हमने बोला था 3 मेथड है और बाद में पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद था रेसिडेंट। तो रेसिडेंट कौन कौन होते हैं, तो रेसिडेंट की 2 कंडीशन है, एक एनी इंडिविजुअल और इंस्टीट्यूशन, यानी एक इंसान भी हो सकता है, कोई कंपनी, फर्म, एओपी, बीओआई, सोसाइटी, ट्रस्ट, ये सब भी क्या हो सकते हैं, रेसिडेंट हो सकते हैं। और रेसिडेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, ही शुड रिसाइड इन इंडिया फॉर मोर देन 1 ईयर, यानी कोई भी इंसान इंडिया में रहना चाहिए फॉर मोर देन 1 ईयर। एंड सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट, एंड सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट शुड लाई इन द कंट्री। उसके बाद हम लोग ने बोला था फॉलोइंग पीपल आर एक्सक्लूडेड, यानी कुछ लोग इस लिस्ट में नहीं आएंगे। तो उसमें हम लोग ने किसको देखा था, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस थे जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ये हो गया। फिर फॉरेन विजिटर्स जो मेडिकल ट्रीटमेंट, स्पोर्ट्स, स्टडीज के लिए आते हैं, वो लोग भी इंक्लूडेड नहीं रहेंगे। उसके बाद क्रू मेंबर्स हो गए, यानी स्टाफ मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल, यानी बाहर से कोई शिप, एयरक्राफ्ट आ रही है तो उसके स्टाफ मेंबर भी इंडिया का पार्ट नहीं होंगे, यानी रेसिडेंट नहीं होंगे। उसके बाद एम्प्लॉय ऑफ नॉन रेसिडेंट कंपनी कमिंग टू इंडिया फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, यानी बाहर की कंपनी का कोई एम्प्लॉय इंडिया आ रहा है मशीन को लगाने के लिए, इंस्टॉल करने के लिए, तो भी इंडिया का पार्ट नहीं होगा। डेली वर्कर्स, यानी जो डेली वर्कर्स होते हैं जो बॉर्डर क्रॉस करते हैं काम की सर्च में, इन सर्च ऑफ वर्क, शैल नॉट बी ऑल्सो बी ए पार्ट ऑफ रेसिडेंट, शैल नॉट बी ए रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री। उसके बाद हम लोग ने देखा था ऑफिशियल्स, डिप्लोमेट्स, याद आता है, एक कंट्री का दूसरी कंट्री में ऑफिस रहता है और उस ऑफिस में जो लोग काम करते हैं उन्हें हम ऑफिशियल्स या डिप्लोमेट्स बोलते हैं। वो या फिर मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेज, यानी नेवी के, एयरफोर्स के या फिर आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं, सोल्जर्स हैं, वो अगर दूसरी कंट्री जाते हैं तो वो वहाँ के रेसिडेंट नहीं, वो इंडिया के ही रेसिडेंट होंगे। यानी इन शॉर्ट इन 6 लोगों पे ये रूल्स अप्लीकेबल नहीं होंगे, ये वाले रूल्स अप्लीकेबल नहीं होंगे, ये रूल्स अप्लीकेबल नहीं होंगे। उसके बाद हम लोग ने इंडिया की डेफिनेशन पढ़ी थी, और इंडिया की डेफिनेशन में हम लोग ने 4 चीज़ें देखी थी। तो हम लोग 4 चीज़ों में क्या क्या देखा था, सबसे पहले हम लोग मैप के थ्रू याद करने की कोशिश करते हैं। तो देखो पहला क्या था, पॉलिटिकल फ्रंटियर, पहला क्या था, पॉलिटिकल फ्रंटियर। तो इसमें क्या क्या आएगा, टेरिटोरियल लैंड, एक्शन से याद रख सकते हो। देखो टेरिटोरियल लैंड यानी जमीन आ गया। उसके बाद क्या आता है, पानी, टेरिटोरियल लैंड, टेरिटोरियल वाटर, वाटर के नीचे क्या रहता है, सी बेड एंड सबसॉइल, सी बेड एंड सबसॉइल, और उसके ऊपर क्या रहता है, एयर स्पेस अबाउ। तो कैसे याद रखेंगे, टेरिटोरियल लैंड, टेरिटोरियल वाटर, सी बेड लाइंग अंडर इट, एयर स्पेस अबाउ। उसके बाद इंडियन एम्बेसी इन फॉरेन कंट्री इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का ऑफिस कोई दूसरी कंट्री में है तो भले वो दूसरी कंट्री में है लेकिन पार्ट किसका होगा, वो इंडिया का होगा। और वैसे ही फॉरेन एम्बेसी इन इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया, यानी बाहर की कोई कंट्री का ऑफिस इंडिया में है तो वो भले इंडिया में लेकिन इंडिया का पार्ट नहीं होगा। उसके बाद
ships and vessels operated by Indian residents, ships and vessels operated by Indian resident in फॉरेन कंट्री, यानी इंडिया का कोई इंसान की कोई शिप और वेसल चल रही है कहाँ पे चल रही है, फॉरेन कंट्रीज के अंदर, तो वो किसका पार्ट होगा, इंडिया का पार्ट होगा। उसके बाद था फिशरमैन बोट्स, ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स इन इंटरनेशनल वाटर बाय इंडियन रेसिडेंट, यानी कोई इंडियन रेसिडेंट ऑयल एंड नेचुरल गैस रिग्स है या फिशिंग वेसल्स हैं, तो वो सब किसके पार्ट होंगे, वो इंडिया के पार्ट होंगे अगर वो इंटरनेशनल वाटर के अंदर हैं। तो ये चार चीज़ें मिलके क्या बनती हैं, इंडिया की डेफिनेशन बनती हैं। अब हम लोग आज एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं, एंड दैट इज, मैं जिनको बोलता हूं पैराशूट्स, इनको मैं क्लासेस के अंदर पैराशूट्स बोलता हूं। ऐसा कोई टेक्निकल टर्म नहीं है, तो आप स्कूल में या कहीं और पढ़ रहे हो तो आपको पैराशूट जैसा कुछ नहीं दिखेगा, ये हम हमारी क्लासेस में ये टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है। अब अगर आपको नेशनल इनकम का सम को सही करना है, नेशनल इनकम के सम को सही करना है, तो ये 3 पैराशूट आपको मालूम होने चाहिए कैसे वर्क करते हैं और इनका मीनिंग क्या है वो आपको मालूम होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अपना है डेप्रीशिएशन। सबसे पहला कौन सा है, डेप्रीशिएशन। अब डेप्रीशिएशन वर्ड का मतलब क्या है, तो डेप्रीशिएशन वर्ड का मतलब है लॉस इन द वैल्यू ऑफ असेट, यानी कोई भी चीज की वैल्यू कम हो जाए तो हम बोलेंगे कि इसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई है, यानी उसकी वैल्यू कम हो जाए तो उसे क्या बोलेंगे, डेप्रिशिएशन बोलेंगे। लेट सपोज ये पेंसिल है, तो स्टार्टिंग में ये पेंसिल में लेट सपोज 10,000 रुपए की लेके आया था, आज इसकी कीमत 8,000 हो गई, तो कहने से 2,000 से इसकी वैल्यू कम हो गई, तो ये 2,000 रुपया क्या है, डेप्रिशिएशन है। क्या है, डेप्रिशिएशन। अभी इसी का एग्जांपल लेते हैं। तो लेट सपोज ये मशीन लाया, सॉरी ये पेंसिल लाया कितने में था, इसकी कॉस्ट कितनी थी, तो लेट सपोज ये जो पेंसिल लाया था इसकी कॉस्ट 2,000 रुपीज थी। अच्छा, इसका वैल्यू कितने से कम हो गया, डेप्रिशिएशन कितना लग गया इस पे, तो कहने से इसकी वैल्यू 2,000 रुपए से कम हो गई। तो आज इसकी वैल्यू कितनी है, तो कहने से आज इसकी वैल्यू है 8,000। तो इस 8,000 को हम बोलेंगे नेट, क्या बोलेंगे, नेट एसेट। क्या बोलेंगे, नेट एसेट। अब ये तो अकाउंट्स हो गया, ये तो अकाउंट्स में हम लोग डेप्रिशिएशन के चैप्टर में ऐसा कैलकुलेशंस किया करते थे। अब हमको इकोनॉमिक्स में जानना है, तो इकोनॉमिक्स में भी सेम चीज है लेकिन नाम चेंज हो जाता है। कॉस्ट को हम यहां पे ग्रॉस बोलते हैं, ग्रॉस। डेप्रीशिएशन को तो डेप्रीशिएशन ही बोला जाएगा। तो ग्रॉस में से डेप्रीशिएशन माइनस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, नेट मिलेगा। क्या मिलेगा, नेट। तो कहने से अगर मैं ग्रॉस, मुझे कुछ दे रखा है और मुझे नेट कैलकुलेट करना है, तो कहने से मैं ग्रॉस में से क्या माइनस कर दूं, डेप्रीशिएशन माइनस कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे नेट मिल जाएगा। कुछ सॉल्यूशंस, कुछ एग्जांपल्स, कुछ इलस्ट्रेशन सॉल्व करके देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पे पहला इलस्ट्रेशन, लेट सपोज मेरा ग्रॉस है, ग्रॉस एसेट है 5 लाख रुपया। कितना है, 5 लाख। इस पे डेप्रीशिएशन लगा रखा है अभी तक का, वो लेट सपोज 1 लाख रुपए का डेप्रीशिएशन है। तो आप मुझे बताओ इसकी नेट वैल्यू क्या होगी, तो कहने से ग्रॉस माइनस डेप्रीशिएशन। ग्रॉस से नेट पे आने के लिए ऐसे हाथ याद रख के कर सकते हो, ग्रॉस से नेट पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस डेप्रीशिएशन, माइनस डेप्रीशिएशन। तो ग्रॉस से नेट पे आने के लिए डेप्रीशिएशन माइनस करूंगा तो कहने से यहां पे आ जाएगा 4 लाख। तो नेट कितना हो गया, 4 लाख। अच्छा, दूसरा एक और इलस्ट्रेशन लेते हैं। लेट सपोज कि मेरे को बोला कि मेरे नेट, मुझे नेट दे रखा, बोला नेट 20,000 रुपए और डेप्रीशिएशन जो है वो 5,000 है। तो बताओ ग्रॉस कितना था, तो कहने से ग्रॉस से नेट पे आने के लिए मैं डेप्रीशिएशन माइनस करता था। डेप्रीशिएशन को क्या करता था, माइनस करता था। यानी ग्रॉस से मुझे नेट पे आना है तो मैं डेप्रीशिएशन को क्या कर देता था, माइनस। अब मुझे नेट दे रखा है 20,000, ग्रॉस दे रखा है मुझे 5,000, सॉरी डेप्रीशिएशन दे रखा है मुझे 5,000, तो मुझे ग्रॉस फाइंड करना है। तो कहने से ऊपर से नीचे आने के लिए माइनस करता था, तो नीचे से ऊपर जाने के लिए रिवर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा। कहने से इसको इसमें मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो मेरा ग्रॉस कितना हो गया, 25,000। तो मेरा ग्रॉस 25,000 था, उसमें 5,000 का डेप्रीशिएशन लग के आज उसकी नेट वैल्यू कितनी है, 20,000 है। समझ में आता है कि नहीं आता है, पक्का, ओके। चलो एक इलस्ट्रेशन और लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, लेट सपोज ग्रॉस मेरा 30,000 है और नेट, आज उसकी नेट वैल्यू, एक असेट 30,000 में लिया था, कितने में लिया था, 30,000 में लिया था, और आज उसकी वैल्यू 28,000 हो गई है। कितनी हो गई है, 28,000। तो बताओ इसकी वैल्यू कितने से कम हुई, यानी डेप्रीशिएशन कितना हुआ। तो कहने से जितने से वैल्यू कम हुई वही डेप्रीशिएशन है। तो कहने से डेप्रीशिएशन इज इक्वल टू ग्रॉस माइनस नेट, ग्रॉस माइनस नेट। तो 30,000 का असेट लिया था जिसकी वैल्यू आज कितनी हो गई है, आज इसकी वैल्यू 28,000 हो गई है, यानी वैल्यू 2,000 से कम हो गई है। दिस इज नथिंग बट है डेप्रीशिएशन। ये क्या है,
डेप्रीशिएशन। समझ में आता है कि नहीं आता है सबको? तो कहने से ग्रॉस से नेट पे आने के लिए डेप्रीशिएशन माइनस कर दो और नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए डेप्रीशिएशन प्लस कर दो। तो ये पैराशूट है, इसमें पैराशूट कौन सा है? डेप्रीशिएशन। क्यों? क्योंकि ये ग्रॉस से हमें नेट पे जंप करने में मदद करता है, और अगर हमको नेट दे रखा है तो हमें ग्रॉस पे जंप करने के लिए मदद करता है कौन? डेप्रीशिएशन। यानी अगर मुझे ग्रॉस से नेट पे जाना हो तो मैं क्या करूंगा? माइनस कर दूंगा, और नेट से मुझे किस पे आना हो? ग्रॉस पे आना हो तो मैं प्लस कर दूंगा। किसको? डेप्रीशिएशन को। तो डेप्रीशिएशन मेरा क्या हो गया? पैराशूट। क्यों? क्योंकि मुझे एक जगह से दूसरी जगह ये जंप करने में मदद करता है। अब देखो क्या लिखा है, इट रिफर्स टू लॉस इन द वैल्यू ऑफ असेट। अब ये एसेट की वैल्यू बहुत सारे रीजंस की वजह से कम हो सकती है, ड्यू टू वेरियस रीजंस सच एज वियर एंड टियर, यानी नॉर्मल यूसेज की वजह से कम हो गया। ये पेंसिल को मैंने तोड़ा नहीं, फोड़ा नहीं, लेकिन फिर भी वैल्यू तो कम हुई ना। ये सुनो, आज भी बराबर चल रही है, लेकिन पुरानी तो होती जा रही है ना। दूसरा, पैसेज ऑफ टाइम। पैसेज ऑफ टाइम का मतलब क्या है? समय बीत जाने की वजह से भी कभी कभी क्या होता है, कभी कभी वैल्यू कम हो जाती है। जैसे कि कोई लेट सपोज ये पेंसिल में खरीद के लेके आया, इसको मैंने बॉक्स में ही रखा है एज इट इज, कभी खोला ही नहीं बॉक्स को, पेटी पैक है एकदम, तो भी कहने से 6 महीने बाद इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आ रही है, दूसरी दूसरी चीजें हो रही हैं। टाइम जैसे जैसे बीतेगा तो पुरानी चीजों की वैल्यू क्या होती जाती है? कम होती जाती है। उसके बाद ग्रॉस का मतलब क्या होता है? तो ग्रॉस का मतलब होता है, इट रिफर्स टू ए नेशनल इनकम। ये नेशनल इनकम क्यों है वो बाद में देखते हैं। विदाउट डिडक्टिंग द डेप्रीशिएशन, यानी जब हम डेप्रीशिएशन नहीं डिडक्ट करके रखें तो वो ग्रॉस है, और अगर उसमें से डेप्रीशिएशन आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रीशिएशन, यानी डेप्रीशिएशन डिडक्ट कर दें तो वो क्या बन जाएगा? वो नेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? नेट बन जाएगा। तो कहने ही से बहुत सिंपल सी बात है कि डेप्रीशिएशन मेरे लिए एक पैराशूट है जो मुझे ग्रॉस से नेट पे आने में मदद करता है और नेट से ग्रॉस पे जाने में। तो अगर मुझे ग्रॉस से नेट पे आना है, किस पे आना है? ग्रॉस से नेट पे आना है, तो मैं डेप्रीशिएशन को क्या कर दूंगा? लेस कर दूंगा। डेप्रीशिएशन को क्या कर दूंगा? लेस कर दूंगा। और अगर मुझे नेट से ग्रॉस पे आना है तो मैं डेप्रीशिएशन को क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। समझ में आता है कि नहीं आता है? पक्का सबको? चलें आगे। नेक्स्ट, अगला जो पैराशूट है वो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है उसको बाद में देखते हैं, पहले डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का मतलब समझो। तो देखो, दो वर्ड है हमारे पास, एक क्या है? डोमेस्टिक इनकम, और एक क्या है? नेशनल इनकम। अब जो डोमेस्टिक इनकम होती है ना, उसका मतलब होता है, डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है कि एनी इनकम अर्नड इन माय टेरिटरी, इन माय टेरिटरी, यानी इंडिया की टेरिटरी में। इंडिया की टेरिटरी में क्या क्या आती है? 4 चीजें आती हैं, हमने पढ़ा था ना इंडिया का डेफिनेशन। तो उन 4 जगह पे कोई भी इनकम अर्न की गई हो बाय एनी पर्सन, बाय एनी पर्सन, चाहे वो पर्सन फिर इंडियन रेसिडेंट हो या फिर वो चाहे फॉरेनर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस उसको इनकम कहां अर्न करनी है? हमारी टेरिटरी पे अर्न करनी है। हमें देखना क्या है डोमेस्टिक इनकम के लिए कि भाई अगर हमारी टेरिटरी में इनकम अर्न कर ली तो वो हमारी डोमेस्टिक इनकम है, नेशनल इनकम नहीं है। क्या है? डोमेस्टिक इनकम है। और नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? तो नेशनल इनकम का मतलब होता है इन माय, सॉरी, बाय माय रेसिडेंट एट एनी टेरिटरी। यानी यहां पे हम टेरिटरी नहीं देखेंगे, यहां पे ये नहीं देखेंगे कि इनकम इंडिया में अर्न की गई है कि आउटसाइड इंडिया अर्न की गई है। यानी इनकम चाहे तो इंडिया में अर्न कर सकते हैं, इन इंडिया एंड आउटसाइड इंडिया, कहीं पे भी अर्न की गई हो वो नहीं देखना है हमें। हमें ये देखना है इस केस में कि भाई माय रेसिडेंट, यानी इंडियन रेसिडेंट ने वो इनकम अर्न की होनी चाहिए। माय टेरिटरी मतलब वो इंडिया में अर्न की हुई होनी चाहिए। तो जब हमको कोई बोले ये डोमेस्टिक इनकम है या फिर नहीं है, तो हम ये नहीं देखेंगे कि वो इंडियन ने कमाई है कि फॉरेनर ने कमाई है। हम तो ये देखेंगे कि भाई इंडिया की डेफिनेशन जो थी वहां पे कहीं कमाई गई है क्या। अगर वहां पे कमाई गई है तो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम है। अगर वो किसी इंडियन ने कमाई है, चाहे वो इंडिया में कमाई है या फिर बाहर कमाई है, इन इंडिया कमाई है या फिर आउटसाइड इंडिया कमाई है, तो वो मेरी क्या हो जाएगी? नेशनल इनकम हो जाएगी। समझ में आता है? तो बहुत सिंपल, हमें 2 ही वर्ड देखने हैं। डोमेस्टिक इनकम देखना हो तो हमें क्या देखना है? माई टेरिटरी, पर्सन का कोई लेना देना नहीं है। और नेशनल इनकम देखना है तो हमें क्या देखना है? माई रेसिडेंट। समझ में आता है कि नहीं आती है? हमें जगह का कोई लेना देना नहीं है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट सपोज कि बेंगलोर के अंदर एक क्रिकेट मैच चल रहा है। क्या चल रहा है? एक क्रिकेट मैच चल रहा है।
और ये क्रिकेट मैच में इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया खेल रहे हैं। कौन कौन खेल रहा है? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया खेल रहा है। तो इंडिया का कैप्टन कौन है? विराट कोहली है, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन लेट्स सपोज स्टीव स्मिथ खेल रहा है, ठीक है, और दोनों को ही मैच खेलने के लिए पैसे मिल रहे हैं, यानी दोनों ही इनकम कमा रहे हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि बताओ दोनों में से किसकी इनकम डोमेस्टिक इनकम में आएगी और किसकी इनकम नेशनल इनकम में आएगी, बराबर है। अब सबसे पहले विराट कोहली की बात करते हैं। तो विराट कोहली ने पैसे कमाए, तो हमको देखना कि विराट कोहली ने जो इनकम कमाई है क्या वो हमारी डोमेस्टिक इनकम है। तो हम लोग डोमेस्टिक इनकम चेक करने के लिए क्या देखते हैं? हम देखते हैं माई टेरिटरी। क्या देखते हैं? माई टेरिटरी। तो कहने से जो मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच हो रहा है, वो कहां हो रहा है? वो बेंगलोर के अंदर हो रहा है और बेंगलोर इंडिया का पार्ट है। तो कहने से दिस मैच इज बीइंग प्लेड इन द इंडियन टेरिटरी, देयरफॉर दिस इनकम बाय विराट कोहली इज अर्नड ऑन इंडियन टेरिटरी। अब इंडियन टेरिटरी, बस हमें तो डोमेस्टिक इनकम के लिए इतना ही देखना है, चाहे वो इंडियन रेसिडेंट ने अर्न की हो या फिर फॉरेनर ने अर्न की हो, वो हमें देखना ही नहीं है। हमें तो ये देखना है क्या हमारी टेरिटरी में कमाया गया? यस। तो कहने से विराट कोहली ने जो पैसे कमाए हैं वो हमारी टेरिटरी में कमाए हैं, इसके लिए इसने जो इनकम अर्न की है वो हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगी। अब स्टीव स्मिथ की बात करो, तो स्टीव स्मिथ ने जो पैसे कमाए हैं क्या वो हमारी नेशनल इनकम का पार्ट, सॉरी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होंगे? तो कहने से डोमेस्टिक इनकम के लिए अगेन हमें क्या देखना है? माई टेरिटरी। डोमेस्टिक इनकम के लिए हमें क्या देखना है? माई टेरिटरी। और कहने से चाहे वो फॉरेनर ने कमाया हो या फिर किसी इंडियन ने कमाया हो, वो कोई लेना देना नहीं है, बस हमें तो ये देखना है कि हमारी टेरिटरी में कमाया है। और कहने से स्टीव स्मिथ भी तो बेंगलोर में ही खेल रहा है, और कहने से स्टीव स्मिथ ने भी पैसे कहां कमाए हैं? बेंगलोर यानी इंडिया की टेरिटरी में कमाए हैं, इसलिए स्टीव स्मिथ ने जो इनकम कमाई है वो भी हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होगी। अभी तक मैंने नेशनल का कुछ भी डिस्कस नहीं किया है। अब बात करते हैं हम लोग किसकी? अब हम लोग बात करते हैं किसकी? अब हम लोग नेशनल इनकम की बात करते हैं। तो नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? तो नेशनल इनकम का जब भी हम लोग देखेंगे, हम क्या देखेंगे? माई रेसिडेंट यानी इंडिया का रेसिडेंट ने इनकम कमाई हुई होनी चाहिए। अब देखो इंडिया के रेसिडेंट ने इनकम कमाई हुई होनी चाहिए, तो कहने से विराट कोहली तो इंडिया का रेसिडेंट है ना, आया ना? विराट कोहली कहां का रेसिडेंट है? विराट कोहली तो इंडिया का रेसिडेंट है। और कहने से विराट कोहली जब इंडिया का रेसिडेंट है तो उसने इनकम कहां कमाई है? उसने इनकम इंडिया में कमाई है। और अगर इंडिया में उसने इनकम कमाई है तो कहने से, सॉरी, विराट कोहली ने इनकम कहां कमाई है? इंडिया में कमाई है। तो हमें टेरिटरी से कोई लेना देना ही नहीं है। अगर विराट कोहली ने ये इनकम इंडिया से बाहर भी कमाई होती, हमें कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि कोई भी चीज को नेशनल इनकम बनने के लिए सिर्फ इतना देखना है कि वो इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए, और विराट कोहली जो पैसे कमा रहा है वो इंडियन रेसिडेंट है, इसलिए ये नेशनल इनकम होगी। अब स्टीव स्मिथ की बात करते हैं। तो कहने से स्टीव स्मिथ इंडिया का रेसिडेंट नहीं है, वो ऑस्ट्रेलिया का रेसिडेंट है। तो कहने से इनकम भले इंडिया के क्रिकेट ग्राउंड पे कमाई गई है, इंडिया में कमाई गई है ये इनकम, बट हमें ये तो देखना ही नहीं है कि इनकम इंडिया में कमाई है कि आउटसाइड इंडिया कमाई है। हमें तो ये देखना है नेशनल इनकम के कि वेदर इट इज अर्न्ड बाय माय रेसिडेंट और नॉट। कहने से स्टीव स्मिथ इज नॉट माय रेसिडेंट, देयरफॉर इट विल नॉट कम इन माय नेशनल इनकम। तो स्टीव स्मिथ ने जो बेंगलोर में मैच खेला है और उससे जो पैसे कमाए हैं वो डोमेस्टिक इनकम तो है, लेकिन वो नेशनल इनकम नहीं है। समझ में आता है कि नहीं आता है? पक्का। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज एक मैच, यही सेम मैच, क्रिकेट मैच कहां चल रहा है? ये सेम क्रिकेट मैच चल रहा है, ये क्रिकेट मैच ऑस्ट्रेलिया के अंदर चल रहा है। कहां पे चल रहा है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर चल रहा है। तो अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर ये मैच चल रहा है, तो लेट सपोज कि ऑस्ट्रेलिया में ये क्रिकेट मैच चल रहा है, तो कहने से ऑस्ट्रेलिया में अगर ये क्रिकेट मैच चल रहा है तो उसमें विराट कोहली भी खेल रहा है और कौन खेल रहा है? स्टीव स्मिथ, दोनों खेल रहे हैं। हमें ये जानना है कि हमारी डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम इस मैच की क्या होगी। तो कहने से विराट कोहली जो मैच खेल रहा है वो कहां पे खेल रहा है? इंडिया में खेल रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में? कहने से दैट मैच इज बीइंग प्लेड इन ऑस्ट्रेलिया। और जब हम डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं तो हम किस चीज की बात करते हैं? हम डोमेस्टिक इनकम में हम बात करते हैं माई टेरिटरी। किसकी बात करते हैं? माई टेरिटरी। और कहने से ऑस्ट्रेलिया इज नॉट अ इंडियन टेरिटरी, देयरफॉर द इनकम अर्न्ड बाय विराट कोहली इज नॉट ए डोमेस्टिक इनकम। देयरफॉर इनकम अर्न्ड बाय विराट कोहली इज नॉट ए डोमेस्टिक इनकम, यानी ये हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं होगा। विराट कोहली ने जो पैसे अर्न किए हैं वो हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं होंगे। वो हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट
नहीं होंगे। अच्छा, जो स्टीव स्मिथ ने पैसे कमाए हैं क्या वो इंडिया की डोमेस्टिक, हम ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक इनकम नहीं, इंडिया की डोमेस्टिक इनकम की बात कर रहे हैं, तो क्या स्टीव स्मिथ ने जो पैसे कमाए हैं वो हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट होंगे क्या? कहने से जैसे ही डोमेस्टिक आता मेरे दिमाग में क्या आना चाहिए, माई टेरिटरी। मुझे किसने कमाए ये तो देखना ही नहीं है, इंडियन ने कमाए या फॉरेन, ये तो देखना ही नहीं, मुझे तो सिर्फ ये देखना है कि कहां कमाए हैं। कहने से डोमेस्टिक इनकम के लिए पैसे आपकी टेरिटरी यानी इंडियन टेरिटरी में कमाए हुए होने चाहिए, और ये पैसे ऑस्ट्रेलिया में कमाए हैं, इसलिए स्टीव स्मिथ का पैसा भी हमारी डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं होगा। नेक्स्ट, नेशनल इनकम की बात करें, और कहने से नेशनल इनकम जैसे ही हम लोग बात करेंगे नेशनल इनकम की, तो तुरंत हमारे दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, वो क्या है, माई रेसिडेंट। हमें क्या देखना है कि आदमी कहां का है, मेरा आदमी है क्या, मेरी कंट्री का आदमी ने अगर पैसे कमाए तो इंडिया की नेशनल इनकम है, अदरवाइज नहीं है। तो कहने से विराट कोहली तो इंडिया का आदमी है यानी इंडिया का रेसिडेंट है, इसलिए विराट कोहली ने जो पैसे कमाए वो इंडिया की नेशनल इनकम में आएंगे। वेदर वो उसने इनकम इंडिया में कमाई है या आउटसाइड कमाई है ये देखना नहीं है। नेक्स्ट अगर बात करूं तो स्टीव स्मिथ ने जो पैसे कमाए हैं वो कहने से उसने ऑस्ट्रेलिया का आदमी है और ऑस्ट्रेलिया में कमाए, तो कहने से मुझे नेशनल इनकम देखने के लिए क्या देखना पड़ता है, माई रेसिडेंट। तो कहने से स्टीव स्मिथ इज नॉट माई रेसिडेंट, देयरफॉर भले उसने इंडिया में कमाया या आउटसाइड इंडिया कमाया, इट विल नॉट बी ए पार्ट ऑफ माई नेशनल इनकम। तो मुझे सिर्फ इतना ही याद रखना है, डोमेस्टिक मतलब क्या, माई टेरिटरी, भाई मेरी जमीन पे कहीं कमाया है क्या, अगर हाँ तो मेरे डोमेस्टिक इनकम है, नहीं तो मेरी डोमेस्टिक इनकम नहीं है, चाहे वो किसी ने भी कमाया हो। और नेशनल इनकम देखना हो तो माई रेसिडेंट, क्या भाई मेरे इंसान ने कमाया है क्या, चाहे उसने इंडिया में कमाया है या फिर आउटसाइड इंडिया कमाया। समझ में आता है कि नहीं आता है, पक्का? चलें आगे। ओके, अब ये तो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। अब कल हम लोग इससे लेकर रिलेटेड थोड़े कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये 6 मार्क का आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है, 6 मार्क्स का कभी कभी आ जाता है। अगर आपके यहाँ पे प्रैक्टिकल सम सॉल्व करना नहीं आया नेशनल इनकम का, तो ये 6 मार्क्स में से 3 क्वेश्चन आते हैं, 3 एग्जाम्पल आते हैं जिसमें आपको बताना होता है कि ये डोमेस्टिक इनकम है या नहीं है, नेशनल इनकम है या नहीं है। उसके हर एक क्वेश्चन के 2-2 मार्क यानी 3 क्वेश्चन मिलेंगे, और उसमें एक क्वेश्चन के 2 मार्क यानी टोटल कितना हो गया, 6 मार्क। तो कल उसके कुछ एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, बट आज फिलहाल इसको पढ़ते हैं। आज हम लोग पैराशूट तक सीमित रहते हैं। अब यहां पे देखो, लेट सपोज हमारी डोमेस्टिक इनकम, डोमेस्टिक इनकम मतलब क्या हुआ, इंडिया के अंदर इनकम यानी माई टेरिटरी। माई टेरिटरी, इंडिया की टेरिटरी में 2 टाइप के लोग पैसे कमा सकते हैं, एक तो इंडियंस पैसे कमा सकते हैं, यस और नो, और एक फॉरेनर्स पैसे कमा सकते हैं। तो हमारी डोमेस्टिक इनकम यानी इंडिया के अंदर टेरिटरी में 800 रुपए इंडियंस ने कमाए और 200 रुपए किसने कमाए, फॉरेनर्स ने कमाए। तो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम कितनी हो गई, इंडिया की डोमेस्टिक इनकम हो गई लेट सपोज 1000 रुपीज। कितना हो गया, 1000। इन दोनों को ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 1000। अब कहने से इंडियन लोग ने कितना पैसा कमाया, तो कहने से इंडियन लोग ने एक तो इंडिया के अंदर पैसा कमाया होगा, यस और नो, Indian people can earn at 2 places, in India and outside India। तो इन इंडिया उन्होंने 800 रुपए कमाए, यस और नो। हमने बोला ना डोमेस्टिक इनकम में कि इंडिया के अंदर इंडियंस ने 800 कमाए, तो इंडियंस ने इन इंडिया कितने कमाए, 800, और आउटसाइड इंडिया कितने कमाए, इंडियंस लोग ने, ये तो फॉरेनर्स हैं जो इंडिया में कमा रहे हैं। तो ऐसे ही इंडियंस ने भी बाहर कमाए होंगे ना, तो इंडियंस ने बाहर कमाए लेट सपोज 300 रुपीज। अब हमें नेशनल इनकम निकालनी है, ध्यान से देखना, हमें क्या निकालना है, नेशनल इनकम। कहने से नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मेरे लोगों की इनकम आनी चाहिए, बाहर के लोगों की इनकम नहीं आनी चाहिए। और कहने से ये 1000 रुपीज में तो ये फॉरेनर का इनकम भी तो है, तो कहने से इसको निकालना होगा। इसके लिए इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, लेस। हम इसको बोलेंगे कि ये फैक्टर इनकम है। कौन सी इनकम है, फैक्टर इनकम, इसलिए मैंने लिखा FI, फैक्टर इनकम। और ये फैक्टर इनकम कहने से इंडिया से कहां जाएगी, बाहर। फॉरेनर है तो फॉरेनर इंडिया में कमा रहा है, पैसे कमा के लेके कहां जाएगा, बाहर लेके जाएगा ना। तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये इनकम अब्रॉड जा रही है, इसके लिए मैं इसको लिखता हूं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। कितना, 200 रुपीज इंडिया से बाहर जा रहा है। अच्छा, इंडियंस भी तो बाहर कमा रहे हैं ना, ये इंडियंस हैं, ये बाहर आउटसाइड इंडिया कितना कमा रहे हैं, 300। और कहने से नेशनल इनकम में तो इंडियंस की इनकम आनी चाहिए, चाहे वो इंडिया में हो या फिर आउटसाइड इंडिया हो। तो कहने से ये वाली इनकम मुझे ऐड कर देनी पड़ेगी, इसलिए मैं इसको ऐड कर दूंगा यहाँ पे फैक्टर इनकम
फ्रॉम अब्रॉड, यानी बाहर से ये इनकम इंडिया में आ रही है, मतलब इंडियंस ने इस इनकम को कमाया है, तो इसलिए मैं इसको ऐड कर दूंगा, कितना हो जाएगा 300। तो बताओ इंडिया की नेशनल इनकम कितनी हुई? तो कहने से इंडिया की टोटल डोमेस्टिक इनकम देखो 800 थी, इस 800 में सॉरी 1000 थी, 1000 में 800 इंडियंस के थे और 200 फॉरेनर के थे, तो ये 200 फॉरेनर के निकाल दिए, तो सिर्फ बचे किसके? इंडियंस इन इंडिया, इंडियंस इन माई टेरिटरी। अब इंडियंस आउटसाइड माई टेरिटरी वो लेना है, तो उसको मैंने अलग से ऐड कर दिया है यहाँ पे, तो कहने से कितना हो गया? ये 1100 हो गया। तो कहने से मैंने डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे आने के लिए क्या किया? फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को लेस कर दिया और फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर दिया। अब मैं यहां पे मैंने क्या बोला? देखो मैंने यहां पे बोला कि मैंने 200 रुपए मेरी कंट्री से बाहर गए, ठीक है, और 300 रुपए बाहर की कंट्री से मेरे पास आए, तो कहने से इसकी जगह मैं इन दोनों को नेट करके, दोनों को आपस में माइनस करके, कहने से ऐसा बोल सकता हूं क्या कि नेट मेरे पास बाहर से इनकम आई, 200 रुपया गई और 300 आई, तो मैं ये बोलने की बजाय कि 200 गई 300 आई, इसके बजाय मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास 100 बाहर से आए सिर्फ और कुछ नहीं गया, तो कहने से एक ही बात है कि नहीं है? तो यस, तो कहने से मैं बोलूंगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है मेरा? 100 रुपीज है। अब मेरी डोमेस्टिक इनकम कितनी थी? 1000 थी, और नेशनल इनकम कितनी हो गई? नेशनल इनकम 1100 हो गई। तो कहने ही से मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मुझे डोमेस्टिक इनकम से जब नेशनल इनकम पे आना हो तो मैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। और ऐसे ही अगर मुझे नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम पे जाना हो तो कहने से उल्टा हो जाएगा, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम से मुझे किस पे जाना है? डोमेस्टिक पे जाना है, तो मैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या कर दूंगा? लेस कर दूंगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या कर दूंगा? लेस कर दूंगा। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो कहने से यहां पे मेरा पैराशूट क्या हुआ? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अच्छा, इसको निकालते कैसे हैं? इसको निकालते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से माइनस करेंगे फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। ये सुनो, तो जब ऐसा कर दूंगा फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो मुझे मिलेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और डोमेस्टिक इनकम में बाहर से जो इनकम आ रही है उसको ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगी हमारे नेशनल इनकम। यस और नो? और अगर उसको हम लोग लेस कर देंगे तो हमें मिल जाएगी डोमेस्टिक इनकम। समझ में आता है कि नहीं आता ये पैराशूट? इसका बहुत सारा प्रैक्टिस करने वाले हैं आगे जाके, क्योंकि हर सम में ये 3 पैराशूट तो होंगे ही होंगे, कोई सम ऐसा होगा ही नहीं कि इन 3 में से 1 या 2 या तीनों के तीनों पैराशूट नहीं यूज हो रहे हो नेशनल इनकम के सम, सब में ऑलमोस्ट यूज होंगे। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या लिखा है? डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है टोटल इनकम अर्न्ड बाय एनी पर्सन, चाहे वो फिर इंडियन हो या फिर फॉरेनर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, एनी पर्सन इन इंडियन टेरिटरी। इंपॉर्टेंट क्या है यहां पे, इसको हाईलाइट करना, इंडियन टेरिटरी। डोमेस्टिक इनकम के लिए क्या देखेंगे हम लोग? इंडियन टेरिटरी। और नेशनल इनकम के लिए क्या देखेंगे? इंडियन पर्सन, यानी इंडियन रेसिडेंट को देखेंगे एट एनी टेरिटरी, चाहे वो आउटसाइड इंडिया हो या फिर इन इंडिया हो, हम लोग को वो लेना देना नहीं है। तो कहने से ये आउटसाइड भी हो सकता है और इन इंडिया भी हो सकता है। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो हमारा पैराशूट क्या है यहाँ पे? हमारा पैराशूट देखो, नेशनल इनकम निकालने के लिए हमें डोमेस्टिक इनकम के अंदर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करना है और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को लेस करना है। जब हम इन दोनों को नेट कर देंगे तो हमें मिलेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या मिलेगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो डोमेस्टिक इनकम में जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? नेशनल इनकम। और अगर मैं कहने से डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब लेट सपोज मुझे ये दे रखा है और ये दे रखा है, मुझे इसको निकालना है, तो कहने से इसको इस साइड लेके आएंगे तो नेट इनकम, नेशनल इनकम माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हो जाएगा और मुझे क्या मिल जाएगा? डोमेस्टिक इनकम। सिंपल मैथ्स इक्वेशन, 10th स्टैंडर्ड तक तो मैथ्स आप पढ़े ही होंगे। ठीक है, तो कहने से नेट से नेशनल से मुझे सॉरी डोमेस्टिक से मुझे नेशनल पे आना हो तो प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और नेशनल से मुझे डोमेस्टिक पे जाना हो तो क्या कर देंगे? माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो कहने से हमारा पैराशूट यहां पे क्या हो जाएगा? हमें नेशनल इनकम से जंप करना रहता है डोमेस्टिक इनकम पे, डोमेस्टिक इनकम से हमें जंप करना रहता है नेशनल इनकम पे। यस और नो?
और कहने से हमारा पैराशूट क्या है, इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। अब कहने से अगर मुझे डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो कहने से मैं ऐड कर दूंगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और अगर मुझे नेशनल से डोमेस्टिक पे आना है तो मैं माइनस कर दूंगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये हमारा दूसरा पैराशूट हुआ। आपको बस इतना ही इंफॉर्मेशन याद रखना, अगर इतना याद रह गया ना आपका, तो आप मान लो आपका नेशनल इनकम का सम 110% सही होगा। बस इतना याद रखना, ग्रॉस से नेट पे आने के लिए क्या करना है, नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए क्या करना है, और डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए, नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए। वैसे तो हम लोग इसको हर रोज रिवाइज करेंगे, नेशनल इनकम का चैप्टर नहीं करके 8-10 लेक्चर चलेगा, तो 8-10 बार तो क्लासेस के अंदर अगर आप बोलोगे मेरे साथ तो भी रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखो, लेट सपोज कि मैं क्या करता हूं, मैं एक सामान बनाता हूं, कोई भी एक चीज बनाता हूं जिसकी कॉस्ट है मेरी 1000 रुपीज। कितना मेरा सामान बन रहा है, 1000। अब गवर्नमेंट बोलता है, ये तो कहने से मेरी फैक्टर कॉस्ट होगी। अब जब भी मैं ऐसा बोलता हूं ना फैक्टर कॉस्ट, तो ये कॉस्ट से डिफरेंट है। देखो, कॉस्ट मतलब खर्चा, फैक्टर कॉस्ट मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। क्यों कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्लास 11th में हम लोग ने पढ़ा था। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। कौन कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो कहने से एंटरप्रेन्योर, लैंड को जो देते हैं वो हम लोग रेंट देते हैं, तो रेंट हमारा खर्चा हो गया, कॉस्ट है। लेबर को हम सैलरी एंड वेजेस देते हैं, वो भी हमारी कॉस्ट में कंसीडर हो जाएगा यहाँ पे। यस, कैपिटल यानी पैसे लाने के लिए हम लोग क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। क्या देते हैं, इंटरेस्ट। तो कहने से वो भी खर्चा है, वो भी कॉस्ट में कवर हो जाएगा। ये सब रिप्रेजेंटेटिव है, दूसरे वेजेस, वो सब कैरेज इनवर्ड और वो सब भी इसमें इंक्लूड हो गए। तो कहने से कॉस्ट में ये सब आ गया। एंटरप्रेन्योर यहाँ पे काम करता है, तो एंटरप्रेन्योर को आप क्या देते हो, तो एंटरप्रेन्योर को हम देते हैं प्रॉफिट। कहने से एक फैक्टर को लाने की कॉस्ट क्या है, जो एंटरप्रेन्योर नाम का फैक्टर है उसको लाने का खर्चा क्या हो रहा है, बिजनेस को प्रॉफिट देना पड़ रहा है। इसीलिए जब फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं तो इट इंक्लूड्स कॉस्ट एज वेल एज प्रॉफिट। समझ में आता है कि नहीं आता है। तो कहने से मैं सामान बेचने में कितने के लिए रेडी हूं, कितने में रेडी हूं, मैं बेचने के लिए रेडी हूं 1000 रुपए में। कितने में, 1000। अब गवर्नमेंट आके बोलती है कि भाई जीएसटी भरना पड़ेगा आपको, सामान बेचोगे तो कितना भरना पड़ेगा, 10%। तो कहने से इस फैक्टर कॉस्ट में 10% की फैक्टर कॉस्ट में मेरा जीएसटी ऐड हो जाएगा, और जीएसटी 10% कितना आएगा, 100। और कहने से मार्केट में अब इस प्रोडक्ट की प्राइस कितनी हो जाएगी, यानी मार्केट प्राइस, मार्केट में ये प्रोडक्ट कितने में बिकेगा, 1100 रुपए के अंदर बिकेगा। समझ में आता है कि नहीं आता है। तो कहने से फैक्टर कॉस्ट में जब मैंने इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी क्या है, एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं वो हम लोग गवर्नमेंट बजट का एक चैप्टर आएगा तब वहां पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल के लिए समझो कि जो भी ऐसा टैक्स जो सामान बेचने और खरीदने पे लगे उसे हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलेंगे। इनकम टैक्स सामान खरीदने बेचने पे नहीं लगता है, आप कमाते हो उस पे लगता है, तो इसलिए इनकम टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स नहीं, वो डायरेक्ट टैक्स है। लेकिन जीएसटी सामान बेचने पे लगता है, इसलिए वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी हम लोग बाहर से अगर सामान लाके इंडिया में बेच रहे हैं, इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ता है। तो कहने से इंपोर्ट ड्यूटी गुड्स पे दिया जाता है, सर्विसेज पे दिया जाता है, इसके लिए कहने से वो भी क्या हो गया, हमारा इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। उसका मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो कहने से फैक्टर कॉस्ट में मैं इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मार्केट प्राइस मिल जाएगा। ये सुनो, अच्छा बताओ, मेरे एक प्रोडक्ट है जिसकी मार्केट प्राइस 1200 रुपए, कितनी है, 1200 रुपए, और इस पे मैंने 400 रुपए का टैक्स भरा है, तो बताओ इसकी फैक्टर कॉस्ट कितनी होगी, मैं इसको कितने में बेचने के लिए रेडी होऊंगा। तो कहने से मैं रिवर्स करूंगा, तो इसमें से मैं माइनस कर दूंगा और मैं बोलूंगा कि 800 रुपए का सामान रहा होगा जिसपे मैंने 400 रुपए टैक्स भर के टोटल इस सामान को कितना में बेचा होगा, मार्केट में कितने में बेचा होगा, 1200 में बेचा होगा। तो कहने से फैक्टर कॉस्ट से अगर मुझे मार्केट प्राइस पे आना है तो प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस, यस और नो, और अगर मुझे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस। समझ में आता है कि नहीं आता है सबको, पक्का। चलें आगे, ओके। नाउ अब लेट सपोज कि गवर्नमेंट मेरे को आके ऐसा बोलती है कि यार तेरा सामान कितने का है, मैं बोला मेरी फैक्टर कॉस्ट यानी मेरा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट कितने में है, 1000 रुपए का सामान है। बोले 1000 रुपए में क्या बेच रहा है, मैं बोला मैं कैंसर की मेडिसिन बेच रहा हूँ। क्या बेच रहा हूँ, कैंसर की मेडिसिन। अब गवर्नमेंट बोलती है यार कैंसर की मेडिसिन बेच रहा है, मतलब प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा है लेकिन ये बहुत महंगा है, 1000 रुपए यार लोग नहीं भर पाएंगे। तो मैं बोला कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी कॉस्ट इतनी है, मुझे थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट कमाना पड़ेगा, अगर बिजनेस चलाना है तो मैं कॉस्ट नहीं कम कर सकता।
तो गवर्नमेंट क्या बोलती है कि एक काम कर, इस प्रोडक्ट को तेरे को 1000 रुपए मिलना चाहिए ना, तो तेरे को 1000 रुपए मिलेगा। हम क्या करते हैं, तुझे सब्सिडी दे देते हैं। सब्सिडी देने का मतलब क्या है, गवर्नमेंट बोलती है कि देख कस्टमर से 1000 रुपए लेने वाला था ना, अब कस्टमर से ना 200 रुपए कम लेना, हम 200 रुपए देते हैं। तो गवर्नमेंट कहने से सब्सिडी दी हमें, कितने की, 200 रुपए की गवर्नमेंट ने हमें सब्सिडी दे दी। तो कहने से अब ये प्रोडक्ट मैं मार्केट में कितने में बेचूं, कस्टमर लोग को कितने में बेचूं, कहने से मुझे तो 1000 रुपए चाहिए ना, उसमें से 200 गवर्नमेंट ने दे दिए, तो अब मुझे कस्टमर से कितने लेने हैं, सिर्फ 800 लेने हैं। तो कहने से मुझे फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आने के लिए सब्सिडी को मैंने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब एक दूसरा प्रोडक्ट के बारे में सोचो, लेट सपोज यही कैंसर वाली मेडिसिन लो, अभी इसमें मेरा फैक्टर कॉस्ट कितना है, 1000 रुपए है। अब गवर्नमेंट बोलती है कि जो भी मेडिसिन बिकेंगी, मेडिसिन के ऊपर जीएसटी लेट सपोज गवर्नमेंट बोलती है कितना है, 10% है। तो कहने से प्लस जीएसटी यानी इनडायरेक्ट टैक्स कितना हो जाएगा इस पे, 100 रुपीज। अब ये प्रोडक्ट मार्केट में कितना में बिकेगा, 1100 में। 1000 रुपए का प्रोडक्ट हो गया और 100 रुपया टैक्स हो गया, 1100 में मैं बेच रहा हूं। गवर्नमेंट बोलती है यार बहुत महंगा बेच रहा है, मैं बोला कुछ नहीं कर सकता, 1000 रुपए तो देखो मुझे चाहिए, मेरी कॉस्ट थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमाना है मुझे, और 100 रुपए आपको टैक्स भरना पड़ता है मुझे, तो मैं तो 1100 में ही बेचूंगा। गवर्नमेंट बोलती है देख हम जीएसटी की रेट कम नहीं कर सकते 10% से, क्योंकि कैंसर की दवा ठीक है लेकिन बाकी सब दवा पे हम लोग कम नहीं कर सकते। तो अगर हमने मेडिसिन पे जीएसटी कम किया तो सब दवा का कम हो जाएगा, जो हमें नहीं करना है। तो हम क्या करते हैं, तुझे स्पेशली है ना ये 1100 में से 300 रुपया हम दे देते हैं तुझे, सॉरी 1100 में से 50 रुपया हम दे देते हैं तुझे, रिटर्न करते हैं हम 50 रुपए। तो इसको 1100 रुपए में मत बेच, इसको सिर्फ 1050 रुपीज में बेच। इसलिए गवर्नमेंट मुझे सब्सिडी देता है, तो कहने से सब्सिडी इसमें से माइनस कर दूंगा, 50 रुपीज मुझे गवर्नमेंट से वापस मिल जाते हैं। यानी मेरा 1000 रुपए का सामान है जिसमें से गवर्नमेंट 1000 रुपए मांगती है, सॉरी 100 रुपए मांगती है जीएसटी के नाम पे, इनडायरेक्ट टैक्स के नाम पे। तो कितना हो गया इसका प्राइस, 1000 प्लस 100 1100, लेकिन गवर्नमेंट बोलती है 50 हम रिटर्न कर देंगे। तो अब मुझे पब्लिक से कितना लेना है, सिर्फ 1050 रुपए। कितना लेना है, 1050 रुपए, इसको बोलेंगे मार्केट प्राइस। अब यहां पे समझो, कहना से 100 रुपया गवर्नमेंट को मुझे क्या करना है, देना है एज ए टैक्स, और 50 रुपया उनसे एज ए सब्सिडी लेना है। तो 100 रुपीज उन्हें देना है और 50 उनसे लेना है। इसकी जगह मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं कि मुझे सिर्फ गवर्नमेंट को नेट 50 ही देना है, यस और नो। 100 रुपीज मुझे गवर्नमेंट को देना है और 50 रुपीज मुझे गवर्नमेंट से लेना है। ये दो ट्रांजैक्शन की बजाय मैं इनको नेट करके ऐसा बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं कि मुझे गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ नेट इनडायरेक्ट टैक्स 50 रुपीज का पे करना है। हाँ या ना, मानते हो कि नहीं मानते हो, यस। तो वही चीज यहां पे जब हम इनको नेट करते हैं तो हम इन्हें बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। क्या बोलेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और क्यों नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोलेंगे, क्योंकि अमाउंट देखो किसका बड़ा है, प्लस माइनस, 100 प्लस में 50 माइनस में, अमाउंट किसका बड़ा है, प्लस का, इसलिए नाम भी इसका आएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। कितना हो गया हमारा, 50 हो गया। तो कहने से जब मैं फैक्टर कॉस्ट पे होता हूं और मुझे मार्केट प्राइस पे आना है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स 1000 है, सॉरी फैक्टर कॉस्ट 1000 है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स 50 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको ऐड करना पड़ेगा किसके अंदर, फैक्टर कॉस्ट के अंदर। तो कहने से कॉस्ट में जब टैक्स ऐड करूंगा तो मार्केट प्राइस मिलेगी, और मार्केट प्राइस में से टैक्स लेस करूंगा तो कॉस्ट मिलेगी। सिंपल सी बात है ना, सिंपल लॉजिक है। तो ये तीसरा पैराशूट है हमारा। देखो यहां पे क्या लिखा है, इट रिफर्स टू ए नेशनल इनकम एट कॉस्ट बट डू नॉट इंक्लूड एनी इनडायरेक्ट टैक्स लेविड ऑन सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस। लेविड मतलब लगाना, तो कोई भी ऐसे टैक्स जो गुड्स की सेल एंड परचेस पे लगते हैं वो टैक्स यहां पे नहीं आएंगे। और मार्केट प्राइस का मतलब क्या है, इट इंक्लूड एट अ मार्केट प्राइस, यानी कॉस्ट प्लस टैक्स भी इसमें आ जाएंगे, कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो कहने से यहां पे जब मुझे मार्केट प्राइस चाहिए तो मैं फैक्टर कॉस्ट में क्या करता हूं, इनडायरेक्ट टैक्स को तो ऐड कर दूंगा क्योंकि वो मेरी प्राइस बढ़ा देते हैं, लेकिन सब्सिडी मेरी प्राइस को क्या कर देता है, कम करवा देता है। याद आपको अगर घर पे अगर आपको मालूम है तो आप अपने घर पे भी पूछोगे तो सिलेंडर का जो बाटला आता है ना, गैस का बोतल आता है, तो उस पर गवर्नमेंट सब्सिडी प्रोवाइड करता है। यानी जो कंपनी है वो 1000 रुपए में बेचती है, लेकिन उसमें से 200 या 300 रुपया आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट भरती है। तो ये सब्सिडी का लाइव एग्जांपल है जो आपके घर में आता होगा, ठीक है। अब यहां पे मार्केट प्राइस, तो कहने से इन दोनों को इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी को जब मैंने नेट किया तो क्या बन गया, ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स बन गया। तो कहने से जब मुझे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट से मुझे मार्केट प्राइस निकालनी हो तो मैं उसमें क्या ऐड कर दूंगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर दूंगा। तो कहने से मार्केट प्राइस निकालनी हो तो फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये सुनो।
और अगर मुझे सपोज फैक्टर कॉस्ट निकालनी है तो कहने से मार्केट प्राइस इस साइड रखता हूं और फैक्टर कॉस्ट जो चीज निकालनी होती है उसको एक साइड रखने का, तो इसको मैं इस साइड लेके आऊंगा तो ये प्लस में है तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट। तो फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला हो गया मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, और फॉर्मूला याद रखने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल समझो ना भाई कि भाई 100 रुपए का सामान है, टैक्स लगेगा तो प्राइस बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा, तो कॉस्ट में टैक्स ऐड करो, और सब्सिडी मतलब गवर्नमेंट हमें कुछ पैसा देगा, उतना पैसा हमें पब्लिक से कम लेना है तो सब्सिडी उसमें से लेस कर दो। समझ में आता है कि नहीं? तो कहने से हमारा पैराशूट यहाँ पे क्या हुआ नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और ये हमें जंप करने में मदद करेगा कहां से, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे। आप अपनी बुक में ये साइड में मैंने ये जो 3 चीज बनाई है ना, ये आप लिख लेना। ये थियरी कुछ भी याद नहीं रहेगा ना अगर तो चलेगा, कोई भी थियरी याद नहीं रहेगा तो चलेगा, बस ये डायग्राम्स है ना इनको याद रखना। फैक्टर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकालते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो इसका मैंने यहां पे लिख दिया है, ठीक है। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकालते हैं, तो कहने से इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, ठीक है। ये थियरी में कहीं पे भी नहीं पूछा जाता है, डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम पूछ सकते हैं लेकिन बाकी इसमें से थियरी में कहीं नहीं पूछा जाता, ये सारी चीजें सम्स में काम आती हैं। तो आपको ये वाला डायग्राम, ये वाला डायग्राम और ये वाला डायग्राम याद रहना चाहिए। अब अगर मैं फैक्टर कॉस्ट पे हूं तो उसमें टैक्स ऐड करूं कि लेस करूं, मार्केट प्राइस पहुंचना है तो बोलो मेरे साथ क्या करेंगे, टैक्स को ऐड कर देंगे। तो मैं मार्केट प्राइस को इसमें टैक्स को क्या कर देता हूं, ऐड कर देता हूं ताकि मुझे मार्केट प्राइस मिल जाए। अच्छा मैं मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाना चाहता हूं, तो बताओ मार्केट प्राइस में से टैक्स ऐड करूं कि लेस करूं ताकि मुझे कॉस्ट मिल जाए, तो कहने से मैं मार्केट प्राइस को क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा, सॉरी टैक्स को क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा। तो ये हमारे 3 पैराशूट हुए। एक बार फटाफट मेरे को रिवाइज करवा दो कि ग्रॉस से मुझे नेट पे आना है, ये हर क्लास में मैं रिवाइज करूंगा और आपको मेरे साथ रिवाइज करना है तो ही ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी, वरना इसकी वजह से ही नेशनल इनकम का सम मानोगे नहीं। ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट जिनका सम गलत होता है, 90% स्टूडेंट्स का सम ये 3 को अप्लीकेशन करना नहीं आता है, उसकी वजह से गलत हो जाता है, ठीक है। तो चलो बताओ, मैं ग्रॉस पे हूं और मुझे किस पे आना है, ग्रॉस से मुझे नेट पे आना है, तो डेप्रीशिएशन ऐड करूं कि लेस करूं, तो ग्रॉस से नेट पे आने के लिए क्या करूंगा, डेप्रीशिएशन को लेस कर दूंगा। ग्रॉस से नेट पे आने के लिए मैं क्या करूंगा, डेप्रीशिएशन को लेस कर दूंगा, और नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए डेप्रीशिएशन को ऐड कर दूंगा। अच्छा मैं डोमेस्टिक पे हूं और मुझे नेशनल पे आना है, यानी डोमेस्टिक मतलब मेरी कंट्री की इनकम है, बाहर की इनकम नहीं है, तो कहने से बाहर की इनकम इसमें क्या करूंगा, ऐड करूंगा। तो डोमेस्टिक से मुझे नेशनल पे आना है तो प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम यानी बाहर से आने वाली नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा ताकि मैं नेशनल पे पहुंच जाऊं। और अगर मैं नेशनल पे हूं और मुझे डोमेस्टिक इनकम पे जाना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या करूंगा, लेस कर दूंगा। वर्ड्स बहुत ध्यान से सुनो। और अगर मैं फैक्टर कॉस्ट पे और मुझे मार्केट प्राइस पे आना है तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आने के लिए क्या करूंगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर दूंगा, इसमें से लेस कर दूंगा। नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर दूंगा, सॉरी नेट इनडायरेक्ट टैक्स को क्या कर दूंगा, इसमें ऐड कर दूंगा। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर दूंगा और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आने के लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स लेस कर दूंगा। समझ में आता है कि नहीं आता है, पक्का 100%। चलें आगे, ओके। तो कहने से ये तो हमारा सिंपल हो गया। अब हमारे पास हमको एक चीज निकल के आई इसमें से कि हमारे पास 3 पैराशूट हैं, एक डेप्रीशिएशन है, एक नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, और एक क्या है हमारे पास, एक हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स है। अब ये हमें मदद करता है ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए, ये हमें मदद करता है डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए, और ये हमें मदद करता है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस पे जंप करने के लिए। अब आप ये देखो, ये कॉम्बिनेशन हो गया, ये 2 का एक पैर हो गया और ये एक पैर हो गया। अब इस पैर में से एक चीज उठाओ, जी उठाओ, इसमें से एक कोई भी चीज उठाओ, डी या एन में से कोई भी उठा लो, मैं डी उठाता हूं, तो जी डी हो गया। और पी एक ऐसी चीज है जो हर एक में आएगा, कॉमन है ये, तो जी डी पी हो गया। और ये इनमें से कोई भी एक चीज उठा लो तो ये हो गया जी डी पी एट फैक्टर कॉस्ट। तो ऐसे टोटल हमारे पास 8 अलग अलग लेवल्स हैं जिन पे हम नेशनल इनकम नाप सकते हैं। एक ग्रॉस डोमेस्टिक, ये जी किसके लिए था, ये ग्रॉस के लिए था, तो ये हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक। डी किसके लिए है यहाँ पे, डोमेस्टिक के लिए, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, पी का मतलब प्रोडक्ट है, ये हर जगह आएगा, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और एफसी का मतलब एट फैक्टर कॉस्ट, एट फैक्टर कॉस्ट।
यानी हम हमारी नेशनल इनकम में से डेप्रीशिएशन माइनस किए बिना सिर्फ और सिर्फ हमारी कंट्री की टेरिटरी यानी डोमेस्टिक इनकम को नापेंगे बिना कोई टैक्स लगाए हुए उसमें। फिर इनमें से दूसरा कॉम्बिनेशन बन जाएगा, यहां से अब एन ले लो, ठीक है, यहां से अभी भी डी लो, तो ये हो गया एन डी, ठीक है, और पी तो आता ही आता है, और इनमें से भी कुछ भी एक ले लो, लेट सपोज मैं मार्केट प्राइस ले लेता हूं, एमपी ले लेता हूं, तो ये बन गया एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। एन मतलब नेट, डी मतलब डोमेस्टिक, पी मतलब तो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट मतलब इनकम, ठीक है, और एमपी मतलब मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस। तो अब हम लोग हमारी नेशनल इनकम किस लेवल पे नाप रहे हैं? नेट डोमेस्टिक इनकम एट मार्केट प्राइस, यानी हम हमारी जो नेशनल इनकम है उसमें से डेप्रीशिएशन, असेट्स की जो वैल्यू कम हुई है वो निकाल देना चाहते हैं, और फिर देखना चाहते हैं कि भाई अब हमारी जब डेप्रीशिएशन माइनस करने के बाद हमारी इनकम कितनी है, और ये इनकम सिर्फ और सिर्फ हमारी डोमेस्टिक इनकम होगी, यानी हमारी टेरिटरी की इनकम होगी, और इस इनकम में हम टैक्स भी इंक्लूड कर रहे हैं, इनडायरेक्ट टैक्स के साथ इनकम है, ठीक है। तो कहने से ऐसे करके जी, एक जी और मेरे पास क्या है, एन है, एक मेरे पास डी और एन है, और एक मार्केट प्राइस और एक फैक्टर कॉस्ट। इन तीन में से आप कोई भी एक कॉम्बिनेशन उठाओगे तो एक चीज बनेगी। तो लेट सपोज इसमें से इस बार मैं एन लेता हूं, ठीक है, इसमें से भी एन लेता हूं, और इसमें से एफ सी लेता हूं, तो पी तो आ ही जाता है, तो ये हो गया एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्या हो गया? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। जब भी हमको क्वेश्चन में ऐसा बोला जाए ना, कैलकुलेट नेशनल इनकम, क्या बोलेंगे? कैलकुलेट नेशनल इनकम। इसका मतलब ये हुआ कि वो हमें क्या कैलकुलेट करने को बोल रहे हैं? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्या कैलकुलेट करने को बोल रहे हैं? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब यहां पे से जी ले लो, यहां से एन ले लो, और यहां से मार्केट प्राइस ले लो, तो कहना है इसे जी एन पी एट मार्केट प्राइस। इसको ऐसे रीड करेंगे, जी एन पी एट मार्केट प्राइस। एट लिखा हुआ नहीं है बट वो मान लो उधर, ठीक है, जी एन पी एट मार्केट प्राइस। तो ऐसे टोटल अभी हम तक हम लोग ने कितने बनाए? एक बनाया, दो बनाया, ठीक है, तीन बनाया, ऐसे तीन तो हमने बना लिया, ऐसा टोटल 8 बनते हैं, और ये 8 आपके सामने। तो देखो यहाँ पे क्या है? जी एन पी एट मार्केट प्राइस। रीड कैसे करेंगे इसको? जी एन पी एट मार्केट प्राइस, जी एन पी एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट मार्केट प्राइस, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। उसके बाद जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी एट मार्केट प्राइस, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अभी इनका फुल फॉर्म क्या है? तो जी मतलब ग्रॉस, एन मतलब नेशनल, पी मतलब तो प्रोडक्ट होता ही है, और एमपी का मतलब एट मार्केट प्राइस। जी मतलब ग्रॉस, एन मतलब नेशनल, ठीक है, पी का मतलब तो प्रोडक्ट होता ही है, और एफसी का मतलब एट फैक्टर कॉस्ट। तो देखोगे तो इसमें ये पूरा सेम है, सिर्फ और सिर्फ ये चेंज हो रहा है, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। तो ये वाली जो इनकम है ना, ये हमें देगा बिना डेप्रीशिएशन माइनस किए हुए हमारे पूरी कंट्री की, यानी इंडिया के अंदर इंडिया के लोगों ने कितना कमाया और इंडिया के बाहर इंडिया के लोगों ने कितना कमाया, यानी नेशनल इनकम, माय पीपल की इनकम बताएगा एट मार्केट प्राइस, यानी टैक्स के साथ बताएगा, और ये बिना टैक्स, यही सेम इनकम विदाउट टैक्स बताएगा। तो ये कुछ नहीं है, ये अलग अलग एग्रीगेट्स हैं नेशनल इनकम के, यानी अलग अलग लेवल्स हैं जहां पे हम नेशनल इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आता है कि नहीं आता है? तो अब देखो क्या है, जो पैराशूट अभी तक हम लोग ने जो इतने सीखे थे ना, वो पैराशूट्स काम कहां आने वाले हैं हमको? तो हमको क्या है कि 3 मेथड मैंने आपको बताया था कि नेशनल इनकम निकालने के 3 मेथड हैं, जो अगले चैप्टर में हम लोग सीखेंगे थोड़ी देर में। नेक्स्ट टॉपिक हालांकि वही है, हम लोग नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं वही सीखेंगे। तो वो तीनों मेथड क्या करेंगे, इन तीनों में से, इन 8 चीजों में से कोई भी एक चीज हमें निकालने में मदद कर देंगे। जैसे कि जो वैल्यू एडिशन मेथड है वो हमें जीडीपी निकालने में मदद करेगा, ठीक है। उसके बाद एक्सपेंडिचर मेथड भी हमें ये निकाल के देगा। अब यहां से लेट सपोज कि हमको एक्सपेंडिचर मेथड ने क्या निकाल के दिया, जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकाल दिया, लेकिन क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि हमें एनएनपी एट मार्केट प्राइस निकालना है। तो कहने से अब मुझे जीडीपी एट मार्केट प्राइस से कहां जाना पड़ेगा? एनएनपी एट मार्केट प्राइस जाना पड़ेगा। तो वो जाने के लिए हमें कौन काम आएंगे? हमें पैराशूट्स काम आएंगे। इसीलिए मैंने बोला कि आपका सम उन पैराशूट्स के बिना काम वो सही नहीं हो सकता। तो चलो देखो एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं। यहां पे कुछ इलस्ट्रेशन लिया है मैंने। तो यहां पे क्वेश्चन में क्या बोला है? कैलकुलेट जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, कैलकुलेट जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, ये निकालना है। और क्या क्या दे रखा है मुझे? जीडीपी एट मार्केट प्राइस दे रखा है। क्या दे रखा है मुझे? जीडीपी एट मार्केट प्राइस, इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है और सब्सिडी दे रखा है। तो कहने से ये दोनों तो देखे देखे लग रहे हैं कि नहीं देख रहे? कहने से तीसरा पैराशूट हुआ करता था हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। वो कैसे निकालता था?
कैसे निकालते थे? तो इनडायरेक्ट टैक्स में से हम लोग क्या माइनस कर देते थे? सब्सिडी माइनस करते थे, तो हमें मिलता था नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो सबसे पहले वही कर लेते हम लोग। कहने से ये क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूं यहां पे। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो। तो कहने से क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले यहां पे देखो मेरे को दिया क्या है, तो मुझे दिया है जीडीपी एट मार्केट प्राइस दिया है, ऐसे अलग अलग लिख रहा हूं यहां पे। ये देखो ये दिया है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, और मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। तो कहने से जीडीपी एट मार्केट प्राइस दिया है और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट दिया है। तो इसको मैं बोलता हूं ये मेरा फाइनल पॉइंट है जहां पे मुझे पहुंचना है, एफपी यानी फाइनल पॉइंट, और ये मेरा लैंडिंग पॉइंट है। यानी यहां पे मुझे कोई दूसरी मेथड, मेरी एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड या वैल्यू एडिशन मेथड ने मुझे यहां पे लैंड करवाया, तो लैंडिंग पॉइंट। अब मुझे लैंडिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट पहुंचने के लिए मुझे चाहिए क्या? पैराशूट्स चाहिए, ताकि मैं उड़ के एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड पे जा सकूं। तो देखो ग्रॉस से मुझे कहां जाना है? मेरे पास है क्या? जीडीपी एट मार्केट प्राइस, और मुझे जाना कहां है? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो ग्रॉस से ग्रॉस पे जाना है, तो कहने से कुछ नहीं करना है, ग्रॉस से ग्रॉस पे जाना है तो डेप्रीशिएशन को ना ऐड करना है ना लेस करना है। तो देखो हमारे पास जी और एन हुआ करता था एक, फिर उसके बाद हमारे पास डी और एन हुआ करता था, और एक मार्केट प्राइस और एक फैक्टर कॉस्ट, उन्हीं का कॉम्बिनेशन है ना ये सब। यस और नो? यस। तो कहने से मैं ग्रॉस पे हूं और मुझे ग्रॉस पे ही रहना है, तो कुछ भी नहीं करेंगे। तो कहने से मुझे निकालना है यहां पे क्या है? जीडीपी एट, मुझे निकालना है यहां पे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। किस में से? जीडीपी एट मार्केट प्राइस में से। यस। तो जी से जी पे आने के लिए कुछ नहीं करना है, डोमेस्टिक पे हूं और आना भी किस पे है? डोमेस्टिक पे ही है, तो कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, अब पी तो छोड़ दो, वो तो हमेशा सब में कांस्टेंट है। मार्केट प्राइस से किस पे आना है मुझे? फैक्टर कॉस्ट पे। अब यहां पे वो याद करने की कोशिश करो, मार्केट प्राइस दे रखी है, मुझे क्या दे रखा है? मार्केट प्राइस, लेकिन मुझे चाहिए क्या? कॉस्ट चाहिए। तो कहने से कॉस्ट में टैक्स ऐड क्या होगा? तो मार्केट प्राइस मिली होगी। तो मुझे अगर मार्केट प्राइस से कॉस्ट पे आना है तो टैक्स उसमें से क्या करना पड़ेगा? माइनस। क्या करना पड़ेगा? माइनस। तो कहने से मैं माइनस करूंगा, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इस चैप्टर के अंदर हजारों फॉर्मूला बन सकते हैं, लेकिन इंस्टेड ऑफ रिमेंबरिंग ऑल दोज फॉर्मूलाज, आप सिर्फ ये 3 पैराशूट याद रखो ना, आप कोई भी फॉर्मूला अपने आप से डिवाइस कर पाओगे, खुद बना पाओगे। तो देखो जीडीपी एट मार्केट प्राइस कितनी दे रखी है मुझे? जीडीपी एट मार्केट प्राइस मुझे 13,000 दे रखी है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं 13,000। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स मुझे नहीं दे रखा है, तो कहने से वो तो मैं निकाल सकता हूं ना, वर्किंग नोट नंबर 1। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलता था भाई? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। और इनडायरेक्ट टैक्स कितना है? तो कहने से इनडायरेक्ट टैक्स एक पैराशूट है, कितना है? 1500 रुपए, और सब्सिडी कितना है? 1300 रुपए। तो कहने से इसमें से माइनस करूंगा, इनडायरेक्ट टैक्स 1500 और सब्सिडी 300 ही है ना? हाँ। तो टोटल नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना आ गया मेरा? 1200। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना आ गया? 1200। इस वैल्यू को यहां पे रखो 1200, और कहने से अब मेरा आंसर आ जाएगा 11,800। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कितना आ गया मेरा? 11,800। समझ में आता है कि नहीं आता है? पक्का सब लोग को? चाहिए तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो अभी, अगर डाउनलोड कर लो, वरना तो ये पीडीएफ में अपलोड कर रहा हूँ, इसको डाउनलोड कर लो। बट किसी को शॉर्ट में सॉल्व करना है तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो अपने फ़ोन में, और उसके बाद ये सारे सम सॉल्व करने, एक बार मैं करवा रहा हूँ, उसके बाद आपको भी ये सारे सम सॉल्व करके देखने कि आपके आंसर आए कि नहीं आए। तो कहने से पहले का जो आंसर आया है मेरा, माई आंसर इज 11800। ये सुनो। अब नेक्स्ट अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? तो देखो नेक्स्ट में मुझे क्या बोला है? मुझे जीएनपी एट मार्केट प्राइस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? जीएनपी एट मार्केट प्राइस, और मेरे को दे क्या रखा है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो कहने से मुझे दे क्या रखा है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस। यस और नो? यस। जीडीपी एट मार्केट प्राइस मुझे दे रखा है, और मुझे निकालना है जीएनपी एट मार्केट प्राइस। तो कहने से मुझे ग्रॉस से ग्रॉस पे आना है। यस और नो? तो कहने से यहाँ पे डेप्रीशिएशन का एक
पैराशूट आता है, बट यूज करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ग्रॉस पे हूं और ग्रॉस पे ही रहना है, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पे देखो मुझे डोमेस्टिक और नेशनल का लिए पैराशूट कौन सा आता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आता है। क्या आता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यानी मुझे डोमेस्टिक इनकम से किस पे जाना है, नेशनल इनकम पे जाना है। और जब भी हमको किससे, देखो यहां पे डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे, यहां पे ध्यान दो, डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पे जाना हो तो हम नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड को क्या करते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं। तो कहना इसे यहां पे फॉर्मूला बनाता हूं मैं, तो मुझे देखो निकालना क्या है, यहां पे मुझे निकालना है जीएनपी एट मार्केट प्राइस निकालना है। मुझे ये वाली चीज कैलकुलेट करनी है क्योंकि ये मेरा लैंडिंग पॉइंट, सॉरी फाइनल पॉइंट है, यस, और ये मेरा लैंडिंग पॉइंट है। तो मुझे लैंडिंग पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे जाना है। तो मेरे पास है क्या, जीडीपी एट मार्केट प्राइस है। अब इस जीडीपी एट मार्केट प्राइस में मैं क्या ऐड कर दूं, ऐड करूं कि लेस करूं, ऐड कर दूंगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यस और नो, यस। और मुझे मार्केट प्राइस से किस पे जाना है, मार्केट प्राइस पे जाना है। तो कहने से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो कहने से मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो कहने से जीडीपी एट मार्केट प्राइस कितना दे रखा है इस केस में, 13,000, सेम चीज। तो 13,000 मेरा जीडीपी एट मार्केट प्राइस दे रखा है। अब इसमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दो। तो पहले नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकालना पड़ेगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है कितना, तो कहने से कैसे निकालते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो यहां पे देखो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना दे रखा है, 2000। तो आप ये नेट नहीं दे रखा है, यहां पे देखो, इसको उठा के उधर मत कर देना क्योंकि ये नेट नहीं दे रखा है, ये सिर्फ फैक्टर दे रखा है। तो कहने से, और यहां पे टू अब्रॉड कितना दे रखा है, इतना। तो कहने से फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 2000 दे रखा है और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 1200 दे रखा है। तो कहने से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना होगा, तो दैट विल बी 800। कितना होगा, 800 होगा। समझ में आता है कि नहीं आता है। तो कहने से सिंपली नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यहां से उठाऊंगा और यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, यानी 1800। तो इसका आंसर आ जाएगा 13,800। तो मेरा जीएनपी एट मार्केट प्राइस कितना हो गया, 13,800। समझ में आता है कि नहीं आता है। यानी मैं अगर मेरी डोमेस्टिक इनकम की बात करूं, यानी सिर्फ मेरी कंट्री की इनकम की बात करूं, तो वो 13,000 था। लेकिन मैं मेरे बाहर के लोगों की भी इनकम उसमें ऐड कर लूं तो वो 13,800 हो गया। समझ में आता है कि नहीं आता है। तो कहने से इसका आंसर आया हमारा 13,800। आपका भी ये सेम आंसर आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, कैलकुलेट एनडीपी एट मार्केट प्राइस। क्या नेक्स्ट में क्या निकालना है मुझे, कैलकुलेट एनडीपी एट मार्केट प्राइस। अब देखो एनडीपी एट मार्केट प्राइस मेरे को दे क्या रखा है यहाँ पे, तो मेरे को दे रखा है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो कहना ही से मैं, मेरा लैंडिंग पॉइंट क्या है इस केस में, मेरा लैंडिंग पॉइंट है जीडीपी एट मार्केट प्राइस। ये मैं यहाँ पे हूँ फिलहाल, ठीक है। मुझे पहुँचना कहाँ पे है, मुझे पहुँचना है एनडीपी एट मार्केट प्राइस। तो देखो यही निकालना है ना मुझे, एनडीपी एट मार्केट प्राइस ये निकालना है ना मुझे। तो कहने ही से मैं कहां पे हूं, मैं ग्रॉस पे हूं और मुझे क्या चाहिए, लेकिन मुझे ग्रॉस से नेट पे आना है। तो कहने ही से मुझे एनडीपी एट मार्केट प्राइस चाहिए, उसको किस में से चाहिए, जीडीपी एट मार्केट प्राइस से। तो मेरा फॉर्मूला क्या होगा, ग्रॉस से नेट पे आना है, ग्रॉस से किस पे आना है, नेट पे आना है। तो याद आता है अपना पैराशूट कि ग्रॉस से हमें जब भी नेट पे आना हो तो हम डेप्रीशिएशन क्या करते हैं, उसमें से माइनस कर देते हैं। डेप्रीशिएशन क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो कहना ही से मेरा फॉर्मूला क्या बन गया है यहाँ पे, ग्रॉस से अगर मुझे नेट पे आना है तो माइनस डेप्रीशिएशन। अच्छा, डी से तो डी पे ही आना है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। और मार्केट प्राइस से तो मार्केट प्राइस पे ही रहना है, तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो मेरा फॉर्मूला क्या बना है एनडीपी एट मार्केट प्राइस का, जब जीडीपी एट मार्केट प्राइस दे रखा हो और मुझे क्या निकालना हो, एनडीपी एट मार्केट प्राइस निकालना हो, तो जीडीपी में से डेप्रीशिएशन माइनस कर दो। फॉर्मूला याद नहीं रखना है, बस वो 3 पैराशूट याद रखना है और ऐसे लिख लेना है कि भाई मैं यहां पे हूं और यहां पे पहुंचना है, ठीक है। तो फॉर्मूला बन गया, कहने से जीडीपी एट मार्केट प्राइस कितना दे रखा है, 13,000 दे रखा है। कितना दे रखा है, 13,000। अच्छा, डेप्रीशिएशन कितना दे रखा है, तो देखो डेप्रीशिएशन का दूसरा नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो यहां पे अपने नोट्स में मेंशन करो कि इट इज ऑल्सो नोन एज कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल।
कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो कहने से डेप्रीशिएशन का एक दूसरा नाम क्या है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। तो कहने से डेप्रीशिएशन कितना दे रखा है, 800 दे रखा है। तो कहने से ये कितना हो गया, 12,200। तो मेरा एनडीपी एट मार्केट प्राइस कितना हो गया, 12,200। तो पैराशूट्स इस तरह से काम आएंगे हमको, एक एग्रीगेट से दूसरे एग्रीगेट पे जंप करने के लिए काम आएंगे। अभी तक तो देखो क्या हुआ, हमने एक एक पैराशूट लगाए। अब अगर हमें 3-3 या 2-2 पैराशूट साथ में लगाने पड़े तो तीसरा क्वेश्चन देखो यहाँ पे। सबसे पहले तीसरे क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, तो सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन लेता हूं। क्या कैलकुलेट करना है मुझे, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्या कैलकुलेट करना है मुझे, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अच्छा मेरे पास है क्या, तो देखो मेरे को दे रखा है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ये रहा ना, ये सुनो, ये दे रखा है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, और मुझे निकालना क्या है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो सबसे पहले ऐसे ही लिख लेने का कि भाई एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस से। ये लिख लिया। अब सोचना स्टार्ट करो, ग्रॉस से आपको किस पे आना है, ग्रॉस से आपको नेट पे आना है। तो हाथ ऐसा, ग्रॉस से नेट पे, तो डेप्रीशिएशन को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। डेप्रीशिएशन को क्या करेंगे, माइनस। तो माइनस डेप्रीशिएशन, ऊपर कुछ भी नहीं देखना है, क्वेश्चन को यहां पे देखने की जरूरत ही नहीं है, पहले फॉर्मूला बनाओ। तो कहने से यहां पे तो आ गए। अब हमें डोमेस्टिक से किस पे आना है, नेशनल पे आना है। डोमेस्टिक से जी से एन पे तो आ गए, अब डी से एन पे आना है। तो डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए क्या करेंगे, डोमेस्टिक से नेशनल पे आने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये देखो, जब भी हमको डोमेस्टिक से नेशनल पे आना हो तो हम क्या करते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को क्या कर देते हैं, उसमें ऐड कर देते हैं। तो कहने से प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यस और नो, यस। और नेक्स्ट अगला क्या है, हमें मार्केट प्राइस से किस पे आना है, देखो फैक्टर कॉस्ट पे आना है। मार्केट प्राइस से किस पे आना है, फैक्टर कॉस्ट पे आना है। तो मुझे मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आना है। कहने से मार्केट प्राइस में तो टैक्स होता है, फैक्टर कॉस्ट में टैक्स नहीं होता है। तो मुझे उसमें से क्या माइनस करना है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो कहने से माइनस NIDT। अब कहने से सबसे पहले सारे पैराशूट्स निकाल लेता हूं। वर्किंग नोट नंबर 1, तो डेप्रीशिएशन कितना है, दे रखा है क्या, कहने से कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को ही डेप्रीशिएशन बोलते हैं, दे रखा 800, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है मेरा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसका फॉर्मूला क्या है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, दे रखा है। कहने से फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दे रखा है 2000, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा है 1200। तो कहने से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना हो गया, 800। नेक्स्ट NIDT यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, कैसे निकालते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो इनडायरेक्ट टैक्स कितना दे रखा है, 1500, और सब्सिडी कितना दे रखा है, 300। तो ये टोटल कितना हो गया, 1200। ये सुनो, समझ में आता है कि नहीं आता है। तो कहने से तीनों पैराशूट रेडी हैं। अब कुछ नहीं, चीजें सब्स्टिट्यूट करो। जीडीपी एट मार्केट प्राइस कितना है भाई, ये रहा 13,000। डेप्रीशिएशन कितना है भाई, 800। डेप्रीशिएशन कितना है, 800। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करना है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना है, 800। नेट इनडायरेक्ट टैक्स लेस करना है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, 1200। हो गया फॉर्मूला में। अब कहना से इसका आंसर आएगा 14,200। यस और नो, समझ में आता है कि नहीं आता, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 14,200। तो ये इतना सिंपल सम्स आते हैं आपको। ये 50% सम हो गया आपका, यानी जो मेथड्स लगाने हैं ना वो 50%, और एक जगह से दूसरी जगह पे कूदना 50%। तो 50% सम हो गया। अगर आपका इतना सम भी राइट है, आपको 6 में से 3 तो मिल जाएंगे। समझ में आता है कि नहीं आता है। तो आपको ये सारी चीजें सीखनी है, आपको स्टेप बाय स्टेप सब पैराशूट लगाना सीखना है। अब बाकी ये 2 चीज मैं आप पे छोड़ रहा हूं, ठीक है। इनका आंसर मैं आपको अभी बता देता हूं। तो ये मैंने दोनों क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं। आपको ये बिना देखे सॉल्व करने और फिर मेरे साथ इनका आंसर्स मैच करना है। तो देखो जी, जहां पे मुझे एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना था उसका आंसर 1100 है। कैसे आया वो मैंने सॉल्व किया है यहाँ पे, और उसके बाद मैंने सेम में जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट का आंसर 12,600 आ रहा है मेरा। तो आपके भी यही आंसर आने चाहिए। पैराशूट्स देखो सम सेम है, तो पैराशूट क्या रहेंगे, इसके भी सेम रहेंगे, इसके भी सेम रहेंगे, इसलिए मैंने वापस से रिकैलकुलेट नहीं किए। तो आपको ये तीनों चारों सम वापस से एक बार सॉल्व करने, उसके बाद कल हम लोग मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम पे आगे बढ़ेंगे।